कुछ ऐसे डिस्टेंस शिफ्ट कराया गया है तो उसकी वेलोसिटी में बदलाव सारे फोर्सेस के वर्क पे डिपेंड करता है। हम लोगों ने थ्योरम पढ़ी थी, वर्क एनर्जी थ्योरम, क्या W ऑल इक्वल टू क्या डेल्टा के। तो बात आती है कि यार इंडिविजुअल फोर्सेस का W लाया कैसे जाता है। मार्कर वही है क्या? W का फॉर्मूला क्या होता था? Fs cos थीटा या F वेक्टर डॉट S। ये दो फॉर्मूले कब लगते हैं? जब तक F कैसा है? कांस्टेंट है। अगर F S का फंक्शन होता था तो वर्क डन क्या होता था? इंटीग्रल ऑफ F ds cos थीटा या मोस्ट जनरल फॉर्म F डॉट ds, जब F आमतौर पे S का या x y z का फंक्शन होता है। तो ये याद आ गया भाई। फिर हम लोग ने यार कुछ कंक्लूजन्स बनाए थे, स्प्रिंग के लिए बनाया था। स्प्रिंग को अगर x1 से लेके x2 तक स्ट्रेच किया गया है ना, तो स्प्रिंग का वर्क डन कितना होता था? k x2 स्क्वायर माइनस, है ना। अगर शुरू में x1 जीरो था तो ये क्या आएगा? माइनस हाफ के, सीधे x1 जीरो तो वो माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। यहाँ यार स्प्रिंग का वर्क डन ये होता था, अगर एजेंट ने इसको खींचा है तो एजेंट का वर्क डन क्या आता था? प्लस, बस इतना लिख देंगे यार। रेस्ट टू रेस्ट में, रेस्ट टू रेस्ट के लिए एजेंट का वर्क डन उसका उल्टा हो जाता था। इसके अलावा ऐसा अगर कोई कर्व ट्रैक है तो ऊपर से नीचे आने में टॉप टू बॉटम दो वर्क डन की हम बात करते थे, ग्रेविटी और काइनेटिक फ्रिक्शन। ग्रेविटी का वर्क डन क्या होता है? काइनेटिक फ्रिक्शन का h यहाँ पे ये हाइट है और l ये लेंथ होती थी, ठीक है। बॉटम टू टॉप अगर यही चीज, तो वर्क डन बाई ग्रेविटी क्या होता था? माइनस mgh। और फ्रिक्शन का क्या होता था? फ्रिक्शन का दोनों केस में वर्क डन कैसा होता था? निगेटिव होता था। इतनी बातें सब याद आ गई हैं, है ना। इसके बाद हम लोगों ने डिफाइन किया था क्या? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बल्कि इससे पहले हम लोगों ने बात करी थी कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव क्या है। कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड वो है जो किसी लूप के लिए नेट वर्क डन क्या करती है? जीरो, या दो पॉइंट के बीच में किसी भी रास्ते ले जाओ वर्क डन हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है। तो ऐसी फील्ड के प्रेजेंस में जब भी कोई एजेंट फील्ड के अगेंस्ट वर्क डन करता है तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? वर्क डन बाय एजेंट, या दूसरा क्या होता था? माइनस वर्क डन बाय फील्ड। तो यार यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, डेल्टा यू का मतलब क्या होता है? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, और ये वर्क से डिफाइंड है। तो चेंज इन पोटेंशियल जी की यूनिट क्या होगी? जूल होगी, है ना। और वर्क कैसे लाएंगे? तो वर्क लाने के लिए मेथड हमने पहले ही पढ़ रखे हैं। क्या जब भी हमें चेंज लाना होगा तो वर्क डन बाय फील्ड की मदद से हम ला सकते हैं, या एजेंट का दिया हो तो एजेंट की मदद से। फिर हम लोगों ने उल्टी बात करी थी कि अगर u एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड दिया हो, इसको हम क्या बोलते थे? पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन। अगर u एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड दिया हो तो वापस f कैसे लाते हैं? माइनस डेल यू बाई डेल एक्स डेल यू बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल यू बाई डेल जेड के कैप। यहीं पे हम लोगों की बात खत्म हुई थी शायद, याद आ गया भाई? और अब आगे ये रिकैप था यार अब तक का, ये सब याद आ गया भाई लोग? तब याद आएगा। हम लोगों ने कुछ पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले बनाए थे। जमीन को रेफरेंस मान के m मास का ब्लॉक अगर h ऊंचाई पे है, रेफरेंस अगर जमीन माना है मतलब यहाँ u जीरो माना है, तो इसका पोटेंशियल जी क्या लिखा करते थे? mgh। अगर रिलैक्स स्प्रिंग के प्रेजेंस में कोई मास रखा है
तो हम उस सिचुएशन पे u क्या मान लेते थे, 0। तो अगर स्ट्रेच्ड पोजीशन में मास रखा है तो इस सिस्टम का पोटेंशियल जी कितना होगा। ये कुछ बातें हम लोगों ने कर रखी हैं। m मास की पोटेंशियल जी इतनी और स्प्रिंग की पोटेंशियल जी, स्प्रिंग मास सिस्टम की पोटेंशियल जी कितनी, हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये भी हम लोगों ने पहले कर ही लिया है। तो इसी के आगे कहानी को आगे बढ़ाते हैं। एक m मास का ऑब्जेक्ट h ऊंचाई पे रखा है तो पोटेंशियल जी तुमने क्या बताई। मैं यार मास की जगह अभी इसी चेन रखने वाला हूँ। ये कंटिन्यूअस मास बॉडी है, ये कंटिन्यूअस मास बॉडी है और ये चेन पूरी पूरी h हाइट पे रखी है। और जमीन की पोटेंशियल जी को अगर हम 0 मानते हैं तो बताओ इस चेन का पोटेंशियल जी क्या लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए। u बराबर क्या यार, क्या इसका हर डीएम मास h ऊंचाई पे रखा है कि नहीं। तो कोई एक डीएम मास की बात करोगे तो डीएम जीएच, और सबकी हाइट जब सेम है तो एमजीएच आ जाएगा। लेकिन अगर यही चेन को कोई ऐसे रख दे, ये एल लेंथ की चेन है और सीधे ऐसे रख दी गई है, तब पोटेंशियल जी कितनी है। तो किसी के दिमाग में ख्याल आ सकता है कि इस चेन का पूरा पूरा मास, अब क्या एल ऊंचाई पे तो नहीं है। अगर पूरा पूरा मास एच ऊंचाई पे था तो एमजीएच लिखा था, क्या इस बार पूरा पूरा मास एल ऊंचाई पे है क्या, तब क्या करोगे। बिल्कुल, उस केस में इसकी पोटेंशियल जी कहां से तय होगी, उसके सेंटर ऑफ मास से। और एक यूनिफॉर्म चीज का सेंटर ऑफ मास हम सीधे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कहां होगा, बीचों बीच होगा। यानी कितना YCM कहां होगा, L/2 पे। तो इसकी पोटेंशियल जी लिखी जाएगी क्या, बस समझ। इन जनरल कोई भी टेढ़ा मेढ़ा शेप हो, कैसा भी स्ट्रक्चर हो, अगर उसका CM YCM हाइट पे है तो उसकी पोटेंशियल जी क्या होगी, mg इंटू YCM। COM अगर हमें पता है किस हाइट पे है तो हम उसकी पोटेंशियल जी लिख सकते हैं। तो अब यार कुछ स्ट्रक्चर के सेंटर ऑफ मास पता होंगे तो हम ये बातें कर सकते हैं। कुछ स्ट्रक्चर के सेंटर ऑफ मास मैं बता देता हूं, शायद कभी बातें करी जाए। ठीक है, कैसे आता है, क्यों आया है, इस पे अभी हमें नहीं जाना है। देखो जितने भी परफेक्ट स्ट्रक्चर हैं, जैसे कोई कहते हैं यार एक स्क्वायर प्लेट है, इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, बीचों बीच, ये स्क्वायर प्लेट। कोई कोई सर्किल, एक सर्कुलर डिस्क है या स्फीयर है, कहां होगा। एक रॉड है तो रॉड का कहां होगा। यार जितने भी परफेक्ट स्ट्रक्चर हैं उनके सेंटर ऑफ मास किसी को रटने की जरूरत नहीं है, हमें खुद ही समझ में आता है कि परफेक्ट स्ट्रक्चर है तो परफेक्ट मिडिल पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास होना चाहिए। तो किनका याद रखना पड़ेगा, जो परफेक्ट स्ट्रक्चर नहीं है, किनका हमें याद रखना पड़ेगा। तो एक सेमी सर्किल का फैशन में चल रहा है, ऐसा कोई सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर है, इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा। तो इसका फॉर्मूला याद रखना है, बीचों बीच वाली लाइन में मास की तरफ शिफ्टेड होता है, बीचों बीच नहीं होता, सेंटर पे नहीं होता है, बल्कि सेंटर से कितनी ऊंचाई पे, 2r/पाई की ऊंचाई पे होता है। ठीक है, यानी कल को अगर कोई पूछे ऐसा रखा हुआ एक स्क्वायर वायर है और सर्कुलर वायर है सेमी सर्कुलर, इसकी पोटेंशियल जी क्या होगी, तो लिखोगे mg इंटू 2r/पाई, याद रहेगा भाई। एक आर्क है, इसको हम बोलते हैं सेक्टर रिंग, ऐसी कोई सेक्टर रिंग है जिसका अल्फा एंगल है, तो सारा सेक्टर रिंग का मास किनारे पे सिचुएटेड है। इसका COM कहाँ होता है, सेंटर से बीचों बीच वाली लाइन में ऊपर की तरफ, कितनी ऊंचाई पे। तो इसका आंसर होता है 2r/अल्फा साइन
α/2। ये ज़्यादा जनरलाइज्ड आंसर है, क्योंकि अगर मैं अल्फा की वैल्यू पाई रख देता हूँ तो मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सेमी सर्किल की। तो देखो यार 2r/α की जगह अगर पाई रख दोगे तो साइन 2r/पाई आएगा, और साइन पाई/2 क्या होता है 1, तो पिछला आंसर आ जाएगा। तो ये ज़्यादा जनरल आंसर है, बट फैशन में वही चल रहा है, याद रहेगा भाई। अब ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, डिस्क, सेमी सर्कुलर डिस्क। ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, सेमी सर्कुलर डिस्क। इसका सेंटर मास कहाँ रहता है, सेंटर से बीचों बीच वाली लाइन में। इतना तो सबको समझ में आना चाहिए कि सेंटर मास सिमेट्रिकली प्लेस्ड होता है, तो पूरा मास इतने हिस्से में फैला हुआ है, तो एकदम किनारों पे नहीं हो सकता, बीच में कहीं होगा। अब इस तरफ का सीन इस तरफ का सीन एक जैसा है, तो बीच वाली लाइन में कहीं होना चाहिए। तो ये हाइट कितनी होती है, ये हाइट होती है 4r/3π, 4r/3π। तो बताओ अगर ये एक सेक्टर डिस्क होती तो, सेक्टर डिस्क, तो इसका फॉर्मूला क्या होता, अल्फा एंगल 4r/sin, कहाँ पर, बीचों बीच वाली लाइन में, यहाँ कहीं इतनी ऊंचाई पे। अगेन ये ज्यादा जनरल आंसर है। फैन थोड़ा धीमा कर दो। एक होता है सॉलिड कोन, सॉलिड कोन कुछ इस तरीके से, सॉलिड कोन मतलब अंदर मटेरियल है और ये h हाइट का कोन है, तो इसका सेंटर ऑफ मास बीचों बीच वाली लाइन में होगा, और कितनी ऊंचाई पे होता है, h/, आई होप। और एक होता है हॉलो कोन, हॉलो कोन, हॉलो कोन का आंसर क्या होगा, सेंटर से बीचों बीच वाली लाइन में कुछ ऊंचाई पे होगा, और ये ऊंचाई कितनी होती है, h/, ये मेरे हिसाब से h/3 होती है, अभी मैं कंफर्म कर देता हूँ। ये h/4 है और ये कितना है, h/3 है। ये भी बहुत नॉट इम्पॉर्टेंट कैटेगरी में है, बट पता हो तो बढ़िया है। हाँ, हॉलो का h/3 है और उसका h/4 है। क्यों,
हैंग कर गया क्या? कुर्सी वगैरह टच हो गई होगी। अच्छा हाँ, कट करूँ, आर दबाऊँ।